को सामने रखा, लेकिन आपने ये भी इशारा दिया कि आसान नहीं है और अगर ये चीज़ें होती हैं तो इसके रिपरकशंस बहुत लोगों को झेलने पड़ेंगे, इस पूरे इलाके को। बड़ी खबर ये कि इजराइल ने ईरान पर फिर से एक बड़ा हमला किया है। शिराज में आर्मी इंस्टॉलेशंस को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले के बाद इन सैन्य ठिकानों से धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ा है। इजराइल के हमले से ईरान को भारी नुकसान हुआ है और ये दोनों तरफ हो रहा है। ईरान हमला कर रहा है तो उसकी मिसाइलें भी, हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर गिर रही हैं और वहाँ तबाही फैला रही हैं, और उसी तरह से इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन इजराइल और ईरान के फोकस अभी अलग अलग है। इजराइल पूरी तरीके से टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है, प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा है। ईरान की स्ट्राइक दहशत फैलाने तक सामने है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। दिलीप सर का मैं रुख कर लेता हूं। दिलीप सर, ये पूरी लड़ाई, ये पूरा झगड़ा क्या एक नॉर्मल सामान्य मिडिल ईस्ट संघर्ष लगता है, या फिर आपको लगता है कि एनर्जी सेक्टर की बात हो, बिजनेस रूट की बात हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, इन पे बड़ा असर पड़ने वाला है? इस युद्ध का स्केल जो है वो अगले कई युद्धों से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जैसे आपके बाकी एक्सपर्ट्स ने बताया, इसके न्यूक्लियर इम्पैक्ट, इसका जो इम्पैक्ट होगा हॉर्मुज स्ट्रेट पे, इसका इम्पैक्ट दोनों देशों का लीडरशिप पे, और जैसे अभी जो खबर आई है, जो चाइना का जो रोल है वो बढ़ते जा रहा है ग्लोबल स्टेज पे, और वो मेरे ख्याल में एक ड्रेस रिहर्सल है जो उनको आगे जाके करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त का लड़ाई है, 9 दिन करीब हो चुका है, वो विश्व के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जहां से हम एक नया हिस्ट्री देखेंगे और नए कई फोर्सेस का इमर्जेंस हमें दिखेगा जाकर। जो आपने पूछा इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा, वो इम्पैक्ट मेरे ख्याल में अभी शुरू हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे देशों पे बहुत होगा, क्योंकि इंडिया का काफी ऑयल सप्लाईज ईरान से भी आता था और हॉर्मुज स्ट्रेट से भी आता था। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर कि ये रेड सी की बात हो, पर्शियन गल्फ की बात हो, ये केवल ईरान और इजराइल को ही इफेक्ट नहीं करेंगे या आसपास के कंट्रीज को नहीं करेंगे, ये मेरे ख्याल से अफ्रीका तक जाएगा और एशिया करीब करीब पूरा इधर ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया सब इफेक्टेड होगा बिकॉज ऑफ ऑयल एंड एनर्जी। इसका इम्पैक्ट ऑयल एंड एनर्जी से भी ज्यादा बढ़कर बहुत सी ट्रैफिक जो है इस रूट से जाता है, और मुझे जो डर ये है कि ये जो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होगा इस वॉर का, वो हम इस वक्त कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, और बाकी देशों पे जो असर होगा वो देशों को रेस्पॉन्ड करने का कोई तरीका भी नहीं है, उनके हाथ में कुछ है नहीं। बहुत सारे देश है, एशिया, अफ्रीका, जहां कोई रोल नहीं है हमारा इस वॉर में। हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी के इंडिया एक पावर है जिसको वर्ल्ड सुनते हैं, पर उससे ज्यादा हमारा कोई रोल इस वक्त नहीं है। तो हम, मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा इसमें हेल्पलेस है। भारत थोड़ा सा हेल्पलेस है, लेकिन भारत की मजबूरी ये है कि भारत को चाहे अनचाहे इसका हिस्सा ये साइड लेनी पड़ी तो क्या होगा। और ये सवाल भी मैं आगे रखूंगा, क्योंकि भारत का ईरान के साथ भी वैसा ही स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, और डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इजराइल के साथ बहुत नज़दीकी रिलेशन है। उधर इजराइल ने ईरान के तबरीज में हमला किया, IRGC के एक ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट किया है इजराइल ने। IRGC के सेंटर को, और इजरायली हमले में IRGC के नफरी जो सामने है, 4 जवानों के मारे जाने की बात है। हमले में ईरान के 3 जवान घायल हुए हैं। ये जो हमला है, ये क्यों हमला हुआ, या क्या ये इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर से अलग इजराइल, ईरान की आर्मी और ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस, खास तौर पर IRGC की टॉप लीडरशिप को ये मैसेज देना है कि IRGC भी अछूती नहीं है, उसे भी इजराइल कमज़ोर करने की ताकत रखता है और कर रहा है। लेकिन 4 जवानों का मारा जाना, IRGC के सेंटर पर हमला होना, इसके पीछे कोई तो ऐसी बात होगी जो यहाँ पर टारगेट किया गया है, और वो हम समझेंगे अपने
सभी खास मेहमानों से, क्योंकि मेरे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, इजराइल के अटैक अब तक जितने भी हुए हैं वो इस बात की तरफ तो इशारा करते हैं कि उसका मौजूदा इंटेलिजेंस इंटेल बहुत बेजोड़ है और बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब साइंटिस्ट कहां पर होंगे, टारगेट कौन कौन से हैं, अंदर कौन कौन